हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला दी बोनस का खास शो तब क्या होगा। आपने मेहनत से जो संपत्ति बनाई है वो आपके जाने के बाद आपके वारिसों तक कैसे पहुंचेगी। कभी सोचा है कि आपकी वसीयत में सब कुछ लिखा है या कुछ ऐसा भी है जो उसमें होना ही नहीं चाहिए। आज के तब क्या होगा में हम बात करेंगे आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें वसीयत में शामिल नहीं करना चाहिए। तो आज के शो में क्या कुछ खास आपके लिए हम लेकर आए हैं, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं ऑन द शो आपके लिए क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले बात होगी एस्टेट प्लानिंग के अहम पहलू क्या क्या हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। वसीयत में किन चीज़ों को ना जोड़ें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। देखिए, हर चीज़ वसीयत में नहीं लिखनी होती है, क्या चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी है, इस पर बातचीत होगी। सही वसीयत किस तरीके से बनाई जा सकती है, कैसे बनाएं सही वसीयत, इस पर भी चर्चा होगी। वसीयत में किन गलतियों से आपको बचना चाहिए, किन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना चाहिए जब आप विल ड्राफ्ट करते हैं। वसीयत को अपडेट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है समय दर समय, किस तरीके से आपको इसे अपडेट भी करते रहना चाहिए। और फैमिली ट्रस्ट और विल का क्या फ़र्क है, दोनों में क्या अंतर है, ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। तो आज ऑन द शो यही सब बात तब क्या होगा में होगी। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले जानते हैं एक गलती ने पूरे परिवार की प्लानिंग किस तरीके से बिगाड़ कर रख दी। जयपुर के एक कारोबारी ने अपनी वसीयत में सभी एसेट्स, प्रॉपर्टीज और बैंक अकाउंट्स जोड़ दिए, जिनमें फैमिली ट्रस्ट की संपत्ति भी थी। वसीयत के बाद जब परिवार ने एस्टेट ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू की तो पता चला कि ट्रस्ट की एसेट्स पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। इससे न सिर्फ कानूनी विवाद हुआ बल्कि वारिसों के बीच अविश्वास भी बढ़ा। ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें वसीयत में शामिल नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जिस तरीके की गलती जयपुर के इन कारोबारी ने करी, उस तरीके की गलती से ही आपको बचना है और आपको ऐसी गलतियों से बचाने के लिए ही हम लेकर आते हैं तब क्या होगा। आज की हमारी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेक्स्ट जेन एस्टेट प्लानिंग सॉल्यूशंस के फाउंडर और डायरेक्टर डॉक्टर दीपक जैन। भारत के लीडिंग एस्टेट प्लानिंग एक्सपर्ट्स में सर का नाम शुमार है। 20 सालों से ज़्यादा के अनुभव के साथ उन्होंने हज़ारों परिवारों की वसीयत, ट्रस्ट और उत्तराधिकारी योजना तैयार भी की है। मैंने भी सर के साथ 2 शो किए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के शो में। कैसे हैं आप? थैंक यू। बिल्कुल ठीक मैम। सर, आज की जो चर्चा है उससे जुड़ा सर सबसे पहला सवाल हमारा यही है, अगर सर किसी के पास प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट में एसेट्स हैं तो कैसे अपनी विल में इनको मेंशन क्यों नहीं करना चाहिए, एक तो सबसे पहली चीज़, और इन एसेट्स को मैनेज करने का आखिर सही तरीका क्या होना चाहिए। तो जो कुछ आपने ऑलरेडी प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट में डाल दिया वो आपकी एस्टेट का पार्ट ही नहीं रहा, उसका मालिक आप नहीं हो, तो विल आप किस चीज की कर सकते हो। 2 चीजें देखनी चाहिए, क्या मैं इसका मालिक हूं, क्या ये मेरे नाम पे है, और दूसरा इज इट ट्रांसफरेबल, क्या ये ट्रांसफरेबल चीज है। अगर दोनों में से एक का भी आंसर ना आता है तो ये विल का पार्ट नहीं बन सकती। अब जो आपने ट्रस्ट में डाल दिया वो आपके नाम नहीं रहा, उसका ओनर कौन बन गया? ट्रस्ट। ट्रस्ट तय करे कि उसका क्या होगा, राइट। आप तय नहीं कर सकते एज अ इंडिविजुअल पर्सन। हाँ, आप उसके अंदर हो सकता है ट्रस्टी हो, आप उसके अंदर, उसके ट्रस्ट डीड के अंदर आपके कुछ पावर्स हो तो वो ट्रस्ट डीड में इस्तेमाल करोगे आप उसको ट्रस्ट डीड के बाहर एक विल से नहीं कंट्रोल कर सकते। तो एनीथिंग इनसाइड द ट्रस्ट डज नॉट रिक्वायर अ विल, कैन नॉट बी विल्ड, राइट। और ये बहुत बड़ा फायदा है ट्रस्ट का, क्योंकि अगर ट्रस्ट में डालने के बावजूद अगर विल की जरूरत पड़े तो ट्रस्ट बनाए क्यों? क्योंकि हमने पहले भी बताया विल में विवाद होते हैं, विल चैलेंज हो सकती है, राइट। और विल वन टाइम प्ले है, एक बार इंप्लीमेंट हो गई उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। ट्रस्ट में ये सब प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है कि जो चीज ट्रस्ट में है उसको विल की जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत ही नहीं पड़ती, आप उसको विल कर ही नहीं सकते। ठीक है सर। सो और जो चीज़ें ट्रस्ट में है, मतलब जैसे कि आपने बताया कि उनमें अगर कुछ चेंज करना है, कुछ ट्रांसफर करना है, ऐड ऑन करना है, सर उसके लिए ट्रस्ट डीड से ही किया जा सकता है ये काम। राइट। जो ट्रस्ट डीड में अलाउड होगा आपके लाइफ टाइम में आप कर सकते हैं, जो अलाउड नहीं होता वो आप भी नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो जो चीज़ें फैमिली ट्रस्ट में उन्हें आप विल के थ्रू उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, जैसा कि सर ने बताया ट्रस्ट डीड से ही उसमें चेंजेस हो सकते हैं। सर, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें अपनी वसीयत में शामिल नहीं करना चाहिए और क्यों है ऐसा? तो ऐसी कई सारी चीजें जिनको वसीयत में शामिल नहीं करना चाहिए।
पहला है मेरी अंत्येष्टि या लास्ट राइट्स के निर्देश, उनको ट्रस्ट में विल में शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का क्लॉज नहीं है। और दूसरा, जब तक ये विल पढ़ी या इम्प्लीमेंट होगी, मोस्ट प्रोबेबली आपकी अंत्येष्टि हो चुकी हो। दूसरा, ऑर्गन डोनेशंस, राइट। ऑर्गन डोनेशन का भी रीजन दो ही है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कोई क्लॉज नहीं है इंडिया में। वो चाहे आपके परिवार वाले डोनेट करें या ना करें, आप उनको उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। और दूसरा, विल खुलने तक तो मोस्ट प्रोबेबली आपके अंग इस लायक ही नहीं रहते कि आप उनको डोनेट करा जाए। मोस्ट प्रोबेबली आपकी अंत्येष्टि हो जाएगी, या वो अंग डोनेट करने की जो समय सीमा है वो समाप्त हो चुकी होगी। आपने जैसे बताया, ट्रस्ट के अंदर जो भी चीजें हैं उसको आप विल नहीं कर सकते। जो चीज आप ऑलरेडी किसी को दे चुके हैं उसको आप विल में ऐड नहीं कर सकते। जो जॉइंट प्रॉपर्टी में ली गई चीजें हैं उसको पूर्ण से आप विल में नहीं डाल सकते, खाली अपना हिस्सा डाल सकते हो। आप किसी एचयूएफ के कर्ता हो तो एचयूएफ का एंटायर पैसा आप अपनी विल में नहीं ऐड कर सकते। हाँ, अपने हिस्से की विल बना सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप विल में ऐड नहीं कर सकते, ऑल्दो आपको लगता है ये तो मेरी चीजें मैं दे दूंगा। अगर आपने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी बना रखा है तो उसको आप विल में ऐड नहीं कर सकते, राइट। तो लिस्ट गोज ऑन, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी विल का पार्ट नहीं हो सकती। ठीक है सर, मतलब इन चीज़ों के अलावा जैसे आपने बताया लास्ट राइट्स को आपको नहीं मेंशन करना चाहिए विल में, किस तरीके से आपके लास्ट राइट्स किए जाएं। ऑर्गन डोनेशन भी मेंशन नहीं हो, ऑलरेडी गिवन थिंग्स यानी कि जो चीज़ें पहले से आपने किसी को दी हुई हैं उन्हें आप विल में अपनी नहीं लिख सकते हैं। ट्रस्ट की जो चीज़ें हैं तो हमने हमारी पहले बातचीत हो गई, उसमें तो विल का कोई काम ही नहीं होगा। जॉइंट वेंचर में जो आपने चीज़ें ली हुई हैं उस पर नहीं चल सकता। लाइफ इंश्योरेंस कोई नॉमिनी है उस पर भी नहीं। सर दो चीज़ें इसमें से मैं समझना चाहूँगी थोड़ा और विस्तार से। सर एक तो ऑर्गन डोनेशन वाली चीज़ है कि ऑर्गन डोनेशन की जो इच्छा है वो वसीयत में शामिल क्यों नहीं करनी चाहिए, और मतलब ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी इच्छाओं का पालन किया जाए अगर कोई शामिल करना भी चाह रहा है तो। और दूसरा ये कि लाइफ इंश्योरेंस नॉमिनी को शामिल ना करने का क्या रीज़न है? पहले ऑर्गन डोनेशन की बात करते। देखिए, ऑर्गन डोनेशन एक आपका व्यक्तिगत निर्णय है कि मैं चाहता हूं कि मेरे ऑर्गन डोनेट हो जाए। अब आपने अपने विल में लिखा कि मेरे अपने बच्चों को या अपने स्पाउस को कि मेरे बाद मेरे सारे ऑर्गन डोनेट कर दे। इंडिया में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का क्लॉज नहीं है, आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते किसी काम को करने के लिए, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं है। पहली प्रॉब्लम तो ये कि बच्चे अगर या स्पाउस नहीं करना चाहे तो नहीं करेंगे, आप उनको उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जब तक आपकी विल पढ़ी जाएगी तब तक मोस्ट प्रोबेबली ये ऑर्गन डोनेशन का टाइम निकल चुका है, या तो आपकी अंत्येष्टि हो चुकी होगी या इतना टाइम बीत चुका होगा कि वो ऑर्गन डोनेट करने लायक ही नहीं रहे। इस कारण से हम कहते हैं कि आप इसे एक लेटर ऑफ विशेस बनाएं कि मैं चाहता हूं, विल का पार्ट ना बनाएं, आप एक लेटर ऑफ विशेस बनाएं कि मैं चाहता हूं मेरे बाद अगर आप ये चीजें करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। उसमें से एक ऑर्गन डोनेशन है। गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जहां पे आप अपने ऑर्गन्स प्लेज कर सकते हो, राइट। उस साइट पे जाके आप अपने ऑर्गन्स प्लेज करिए, वो आपको एक रेफरेंस नंबर देते हैं। आप वो रेफरेंस नंबर इस लेटर ऑफ विशेस में डाल दीजिए कि मैंने ऐसे ऑर्गन डोनेशन की प्लेज करी है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, उसका नंबर ये है, इसको दिखाकर आप मेरे ऑर्गन्स को डोनेट कर देना और इतने टाइम में देना। और ये एक मीटिंग में बताइएगा, क्योंकि जो लेटर ऑफ विशेस है ये भी एकदम से नहीं खुलेगा, राइट। पर ये एक मीटिंग करके अपने घर वालों से या अपने परिवार से या अपने एग्जीक्यूटर से आप बताएं कि मैं चाहता हूं कि ऑर्गन डोनेट हो जाए और इस वजह से आपको ये एनफोर्स कराने में मेरी मदद करनी पड़ेगी, मैं आप पे भरोसा करता हूँ इसके लिए। तो ये हो गया ऑर्गन डोनेशन का बात। अब दूसरा आपका सवाल था, वो था लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के नॉमिनी जी। तो 2015 में इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट आया जो पार्लियामेंट ने पास किया। ज्यादातर लोग उसको इसलिए जानते हैं क्योंकि उसमें फॉरेन पार्टिसिपेशन इन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा दी गई, पर उसमें और बहुत सारे चेंजेस हुए जो लोगों ने इग्नोर कर दिए, और वो बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस थे। और उसमें से एक चेंज था, उन्होंने सेक्शन 35 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट को मॉडिफाई किया और इंडिया में पहली बार
एक नया टाइप का नॉमिनी इंट्रोड्यूस किया, जिसका उन्होंने नाम रखा बेनिफिशियल नॉमिनी। अब ये बेनिफिशियल नॉमिनी क्या है? उन्होंने कहा अगर किसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो नॉमिनी है वो लाइफ एश्योर्ड का, प्रपोजर का नहीं, लाइफ एश्योर्ड का आइदर पेरेंट हो, आइदर स्पाउस हो और आइदर चिल्ड्रन हो। तो अगर आपने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में अपने माता पिता में से किसी को नॉमिनी बना रखा है, अपने पति या पत्नी में से किसी को नॉमिनी बना रखा है, अपने बेटा या बेटी में से किसी को नॉमिनी बना रखा है, तो ऐसे नॉमिनी को हम बेनिफिशियल नॉमिनी कहेंगे। और बेनिफिशियल नॉमिनी को क्लेम का पैसा टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर लीगल हेयर्स मिलेगा। मतलब उसको पैसा मिलेगा तो बाकी लीगल हेयर्स उस पर क्लेम नहीं कर सकते। इनफैक्ट उन्होंने आगे जाके कहा हम आफ्टर डेथ इसको असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी मान लेंगे इन फेवर ऑफ द नॉमिनी। और जिस चीज को आप ऑलरेडी असाइन कर चुके हो उसकी आप विल नहीं बना सकते, क्योंकि आप उसके मालिक नहीं रहे। तो हमारी समझ अनुसार लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी अगर बेनिफिशियल नॉमिनी है तो आपको उसकी विल में ऐड करने की पावर समाप्त हो जाती है। तो आप बड़े ध्यान से नॉमिनी क्रिएट करें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में, क्योंकि आप इसे विल से ओवररूल करना मुश्किल या नियरली इम्पॉसिबल है। नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि आपने पहले से ही जो है ये अधिकार उसको दे दिया है कि जब आप नहीं है, खुदा ना खास्ता कुछ आपको हो जाता है, तो फिर आपका जो वो एक पैसा है लाइफ इंश्योरेंस वाला वो उसको मिल जाएगा। और जो चीज़ पहले से, जैसे कि सर ने देखिए पहले पॉइंट बताया कि जो चीज़ पहले से गिवन है, दे दी जा चुकी है, उसको विल में आप ऐड नहीं कर सकते। ऑर्गन डोनेशन पे हमने बात कर ली सर से, लाइफ इंश्योरेंस समझ लिया, उसका जो नॉमिनी है उसे विल में नहीं रखना चाहिए। एक बार लाइफ सपोर्ट पे भी बात कर लेते हैं सर। जब कोई शख्स अस्पताल में पड़ा हुआ है, मान लीजिए वेंटिलेटर पे है, लाइफ सपोर्ट से जुड़े फैसलों को वसीयत में डालने के बजाय सर एक अलग दस्तावेज में लिखना क्यों बेहतर माना जाता है? बेहतर नहीं माना जाता, आप पे ऑप्शन ही नहीं अपने बिल में ऐड करने का लाइफ सपोर्ट के डिसीजंस, क्योंकि वो अलग कानून से कंट्रोल होता है, राइट? वो राइट टू लिव है। तो आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें राइट टू लिव है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐड कर दिया राइट टू डाई विद डिग्निटी। तो मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट में कहा एवरी इंडियन हैज द राइट टू डाई विद डिग्निटी। मतलब हर एक व्यक्ति को या हर एक इंडियन को इज्जत की मृत्यु का संवैधानिक अधिकार है। और आप अपना ये संवैधानिक अधिकार एनफोर्स कर सकते हो बाय क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट विच इज कॉल्ड लिविंग विल। इसका नाम विल है पर ये विल नहीं है, ये इसे कहते हैं लिविंग विल। लिविंग विल एक डॉक्यूमेंट है जो बताता है या आपकी इच्छा बताता है कि अगर मैं ऐसी स्थिति में आ जाऊं कि मेरी लाइफ को कंटिन्यू करना डेट्रीमेंटल टू माय हेल्थ या डेट्रीमेंटल टू माय लाइफ, या मुझे उसमें कष्ट ज्यादा होगा, फायदा नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में आप लाइफ सपोर्ट हटा लीजिए। तो सपोज मैंने अपनी एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसे हम कहते हैं लिविंग विल, और उसमें कंडीशन लिखी कि अगर मैं 10 दिन से ऊपर वेंटिलेटर पे हूं, 5% से कम चांस मेरे रिवाइव करने का है, और मैं ऑलरेडी ब्रेन डेड हो गया हूं, तो प्लीज स्विच ऑफ द वेंटिलेटर। वेंटिलेटर में से मुझे हटा लीजिए और मुझे पेन किलर देते रहिए, क्योंकि मुझको बिस्तर पर पड़कर सड़ना मंजूर नहीं है। ये एक लीगली एनफोर्सेबल राइट है इंडिया में आज, क्योंकि इसे आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐड कर दी। पर इसको एनफोर्स करने के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, कहते हैं लिविंग विल। आपकी नॉर्मल विल इसके लिए काम नहीं करेगी, और इस लिविंग विल को नोटराइज कराना कंपलसरी है, राइट? इसको आप नोटराइज कराएं उस व्यक्ति को जिसको आपने इसमें अधिकार दिया हुआ है कि बताने का या डिसाइड करने का, उसको एक कॉपी दे दें। अब ये अलग डॉक्यूमेंट है, ये विल का पार्ट नहीं है। अब आपने डॉक्टर को बाध्य कर दिया कि जब वो स्थिति आए तो ऐसे करना मेरा इलाज, या ये चीज मुझे मंजूर है, ये चीज मुझे मंजूर नहीं है। जैसे मैं कहता हूं कि आर्टिफिशियल लाइफ रिसरेक्शन मुझे मंजूर नहीं है, तो अगर मुझे मेरा हार्ट सिंक कर रहा है, आप रिवाइव मत करिए अगर मैं ऐसी स्थिति में हूं, राइट? तो
तो आप उस तरीके के मुझे पेन किलर्स आप दे सकते हो, लाइफ सपोर्ट ड्रग्स विड्रॉ कर लीजिए। तो आप इसमें पूरी तरह मेडिकल निर्देश दे सकते हो डॉक्टर को कि मेरा इलाज कैसे हो, तुम इलाज में क्या अलाउड है क्या नॉट अलाउड है, जिससे कि आपको वो दर्द बिना कारण से इलोंगेटेड टाइम सहना ना पड़े। तो इस कारण से इसको विल का पार्ट नहीं बनाते, इसका अलग डॉक्यूमेंट बनता है, इसका लिविंग विल। लिविंग विल, ठीक है। तो ये जो विल है उसमें आप ये चीज़ें अपनी नहीं लिख सकते, लेकिन जो अलग से सर ने डॉक्यूमेंट बताया लिविंग विल, उसमें आप लिख सकते हैं कि जब आपका अंतिम समय है या फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ में है आप, तो फिर किस तरीके से अस्पताल आपका इलाज करे वो आप उसमें मेंशन पूरी तरीके से डिटेल्ड वे में कर सकते हैं, जैसा कि सर ने बताया। आगे बढ़ेंगे, कुछ सवाल लेने की कोशिश करते हैं जो कि अमर उजाला दी बोनस के अलग अलग प्लेटफॉर्म से हमारे पास आते हैं तब क्या होगा के लिए। सबसे पहला सवाल लेते हैं, किशोर पासवान का भागलपुर से इन्होंने सवाल भेजा है। कह रहे हैं मैंने अपनी अंत्येष्टि के लिए अपनी इच्छाएं पहले ही लिख दी हैं, यानी कि लास्ट राइट्स के लिए। इसमें विशेष अनुष्ठान है, स्पेशल रिचुअल भी शामिल हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए क्या ये बातें मुझे अपनी वसीयत में भी शामिल करनी चाहिए? सर फिर से घूम फिर के वही बात आ गई कि विल में किस तरीके से क्या चीजें मेंशन हो क्या नहीं हो लास्ट राइट्स को लेकर। तो किशोर जी, बेटर है आप एक अलग से डॉक्यूमेंट बनाएं, इसे कहते हैं लेटर ऑफ विशेस। ये मेरी इच्छाएं हैं, पर ये कानूनी तौर से बाध्य इच्छाएं नहीं है। उसमें अपनी अंत्येष्टि से रिलेटेड अपनी इच्छाएं के लिखे और ये डॉक्यूमेंट उन व्यक्तियों को दे दें जो मोस्ट प्रोबेबली इस काम को आपके बाद करेंगे। वो बेटर तरीका है, इसको वसीयत में ऐड करने से कोई फायदा नहीं हो। ठीक है सर, इसके अलावा आगे बढ़ेंगे। प्रवीण सावंत जी का सवाल लेते हैं, नागपुर से सवाल भेजा है इन्होंने। कह रहे हैं मेरे पास एक जीवन बीमा पॉलिसी है, इसमें मैंने अपने बच्चों को बराबर शेयर का नॉमिनी नियुक्त किया है, क्या मुझे अपनी वसीयत में इसका उल्लेख करना चाहिए? इसमें कोई कानूनी अड़चन तो नहीं आएगी? सर जैसे कि हमने पहले बात करी जीवन बीमा पॉलिसी को लेकर कि अब तो उन्होंने डिसाइड कर दिया कि उनके बच्चों को इक्वल शेयर मिल जाएगा, अब तो सर उसे विल में ऐड किया ही नहीं जा सकता क्या सर? मैं सही कह रही हूँ? और क्या ऐसी स्थिति में जीवन बीमा पॉलिसी के नॉमिनीज में वो चेंजेस कर सकते हैं अभी उनके रहते हुए? पहली बात तो नॉमिनेशन आप कितनी बार भी चेंज करो, राइट, वो ना विल प्रिवेंट कर सकती ना पॉलिसी प्रिवेंट कर सकती। आप ये नॉमिनी चेंज कर सकते हो। आज आपने कहा बच्चों को बराबर मिलना चाहिए, थोड़े दिन बाद आपको लगा एक बच्चे को जरूरत ज्यादा है तो इसको मैं ज्यादा शेयर करता हूँ, दूसरे का कम कर सकता हूँ। आप कितनी बार भी नॉमिनी चेंज कर सकते हो, वो तो आपको अलाउड है, वो आपका राइट है, वो आपको जीवन बीमा या लाइफ इंश्योरेंस आपको अधिकार देता है वो करने का। दूसरी बात, आप मुझसे पूछा क्या इसका वसीयत में उल्लेख करना सही रहेगा। तो अगर आप वसीयत में लिखते हो कि जैसे मेरा नॉमिनी हो वैसे ही बांटो, अगर ये लिखते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप उस नॉमिनेशन को चेंज करने की कोशिश करते हो विल में, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो अगर आपने विल में खाली लिखा कि मैंने अपनी लाइफ इंश्योरेंस में नॉमिनी बनाया हुआ है और जैसे मैंने नॉमिनी बनाया है मैं चाहता हूं मेरे मृत्यु के बाद भी पैसा वैसे ही बटे, अब इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। पर आप अगर उसमें लिखते हो कि मैं ऐसा चाहता हूं और आपने वहां पे कुछ और किया हुआ है, तो वो प्रॉब्लम का कारण। तो अगर आप शामिल करना चाहते हो तो खाली एक छोटा सा क्लॉज डाल दीजिए, जैसे मैंने नॉमिनेशन किया है वैसे ही बटना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आपने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में पहले से डिसाइड किया है कि आपके कितने नॉमिनी होंगे, किसको कितना पोर्शन मिलेगा, वही अगर आप विल में सेम टू सेम एज इट इज चीज़ मेंशन करते हैं तब तो ठीक है। अगर आपने उसमें बदलाव किया तो फिर जैसा कि सर ने कहा वहाँ पर आपको अड़चन आ सकती हैं। इंदौर से सवाल लेते हैं अरुण जोशी जी का। कह रहे हैं मेरे बाद पत्नी और बच्चों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए मैंने एक ट्रस्ट बनाया है, क्या मुझे अपनी वसीयत में ट्रस्ट की संपत्तियों का उल्लेख करना चाहिए? मेरा कन्फ्यूजन दूर कर दीजिए सर, क्या करना चाहिए इनको ऐसी स्थिति में? देखिए अरुण जी, आपने जब ट्रस्ट बनाया तो ये पॉसिबल ही नहीं है आप अपनी सारी संपत्ति अपने जीवन काल में इस ट्रस्ट में डाल दो। ये नियरली इम्पॉसिबल है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो आपको जो अपनी विल है वो ट्रस्ट के फेवर में बना देनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं पोर ओवर विल, जो बेसिकली कहती है कि मेरे बाद जो कुछ मेरे नाम पर बचे वो सारी की सारे एसेट्स को ट्रस्ट में डाल दीजिए। और ट्रस्ट में आपने वो मैकेनिज्म, वो कानून, वो रूल्स, वो रेगुलेशंस बना रखे हैं कि ये कैसे संचालित होगी, किसको मिलेगी, कंट्रोल किसके पास होगा, जाएगी किसके पास, कब ये बिक सकती है, कब ये बिक नहीं सकती, इसकी इनकम किसको जाएगी, कितनी इनकम बटेगी, कितनी इनकम रिटेन हो जाएगी।
किन किन लाइफ स्टेजेस में किन किन बच्चों को क्या क्या मिलेगा। अगर एक बच्चा अपना शेयर नहीं लेता, दूसरा लेता है, तो कैसे कॉम्पेंसेशन होगा। ये सारी चीजें ट्रस्ट में है, राइट। तो आपको अपनी वसीयत में ट्रस्ट के अंदर की संपत्तियों का उल्लेख तो नहीं करना चाहिए, पर ट्रस्ट के बाहर की संपत्तियों का उल्लेख कर कर उनको ट्रस्ट में देने का प्रावधान जरूर बनाना चाहिए। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आप सभी को बताते हैं जिस तरीके से हमारे इन कॉलर्स ने सवाल भेजे, आप भी हमें अपने सवाल भेज सकते हैं तब क्या होगा के लिए। तरीका बेहद आसान है। आपको अपने सवाल अगर हमें भेजने हैं हमारे शो के लिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9354027995 पर एस्टेट लिखकर अपना सवाल लिख दीजिए। आपका सवाल हमें सीधा मिल जाएगा, और क्योंकि आपने एस्टेट लिखा होगा तो हम ये भी समझ जाएंगे कि तब क्या होगा के लिए आपने हमें अपना ये स्पेसिफिक क्वेश्चन हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजा है। अब आगे बढ़ते हैं सर से, अपनी चर्चा जो है वो कंटिन्यू करते हैं। सर, अगर अपनी प्रॉपर्टी को वसीयत की बजाय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एलएलपी में शामिल करना है, तो ये क्यों महत्वपूर्ण है, और इसके अलावा आपको और क्या करना चाहिए? तो मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत अच्छा रहेगा कि जो हम अपनी मेजर प्रॉपर्टीज हैं, स्पेशली अगर आप एक HNI हैं, वो आप अपने पर्सनल नाम पर ना लेकर किसी कंपनी या तो LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम लें। और उसके 2-3 बहुत मेजर फायदे हैं। पहला फायदा क्या है कि ये लिमिटेड लायबिलिटी एंटिटी है। इसका मतलब अगर इस संपत्ति में कुछ गड़बड़ होती है, कुछ कानूनी रिस्क आता है, तो वो आपकी अदर प्रॉपर्टीज पे नहीं ट्रांसफर होगा। दूसरा, क्या ट्रांसफर करना इजी है, कंपनी के शेयर या प्रॉपर्टी? ऑब्वियसली कंपनी के शेयर, क्योंकि प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर इसको री रजिस्टर करना पड़ता है। तो मेरे पे 2 ऑप्शन है, या तो एक प्रॉपर्टी में अपने नाम ले लूं, या एक LLP बनाऊं और उसमें ले लूं। अगर मैं ये LLP के नाम लेता हूं तो मैं इसको आराम से कहीं कहीं ट्रांसफर करता हूं। LLP को शेयर ट्रांसफर होंगे तो प्रॉपर्टी अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी। अब इससे फायदा क्या है? पहला फायदा ये है, अगर मैं कल को प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूं तो इंस्टेड ऑफ सेलिंग द प्रॉपर्टी, मेरे पे एक ऑप्शन है कि मैं ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी बेच दूं बायर को। तो बायर को वो जो 7% स्टैम्प ड्यूटी है वो नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप खरीद रहा है, जिसके लिए उसको सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। तो उसके अगर 7% बचेंगे तो आपको वो कुछ उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट दे सकता है, और देते हैं जनरल। तो आप बायर को जब बेचते हुए ऑप्शन दो, या तो आप मेरे से रजिस्ट्री करा लो, मैं LLP के एज पार्टनर रजिस्ट्री कर देता हूं आपके नाम, जिसमें आपको 7% स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, या आप मेरी LLP खरीद लो, आपके 7% बच जाएंगे, क्योंकि आपके 7 बच रहे, मुझे 4% एक्स्ट्रा दे दो प्रॉपर्टी की वैल्यू का। तो पहला फायदा तो ये है कि आपको जो आपने स्टैम्प ड्यूटी खर्च करी है उसकी पार्शियल रिकवरी के चांसेस बहुत हाई। दूसरा बेनिफिट क्या है, कल को मुझे ये ट्रस्ट में ट्रांसफर करना है, किसी बच्चे के नाम ट्रांसफर करना है, राइट, किसी स्पाउस के नाम ट्रांसफर करना है, तो मैं खाली LLP के शेयर्स ट्रांसफर कर दूंगा। प्रॉपर्टी में दोबारा मुझे स्टैम्प ड्यूटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा बेनिफिट ये है, जब आपके ऊपर रिस्क आया, तो आपके पास कोई देनदारी आ गई, रिस्क आ गया, उस टाइम समय बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कितनी जल्दी मैं एक्ट कर सकता हूं। अब एक प्रॉपर्टी जो आपके पर्सनल नाम पे, अगर आपको उसको अपने पास से हटाना है तो आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर रजिस्ट्री करनी पड़ेगी, वो सब बहुत इश्यूज है। पर अगर ये LLP है तो मैं इंस्टेंटली ट्रांसफर कर दूंगा। इन कारणों से मुझे लगता है पर्सनली कि डायरेक्ट प्रॉपर्टी खरीदने की जगह किसी एंटिटी लाइक LLP या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में खरीदना बेहतर विकल्प है बहुत सारे लोगों के लिए। और अगर हम इस बात पे बात कर रहे हैं तो मैं एक और सलाह देना चाहता हूं। जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, स्पेशली जब आप जॉइंटली प्रॉपर्टी खरीदते हैं अपने स्पाउस वगैरह के साथ, स्पेशली स्पाउस के साथ, तो हम में से बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी अपने स्पाउस के साथ खरीदते हैं जॉइंटली। मैंने हमेशा सलाह दी है अपने सारे क्लाइंट्स को कि जब आप ये जॉइंट प्रॉपर्टी खरीदे तो अपनी कन्वेंस डीड में एक ऑप्शन लिखें आइदर और सर्वाइवर का।
कि जब तक हम दोनों जिंदा हैं हमारी बराबर की प्रॉपर्टी है, अगर हम दोनों में से एक की मृत्यु हो जाए तो ये सारी की सारी सर्वाइवर को दे दे। इससे क्या होगा, आपकी मृत्यु के बाद वो जो कन्वेंस डीड है, सेल डीड है, वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर बन जाएगा और आपके स्पाउस को इतनी सारी मेहनत, तकलीफ, पेमेंट सब कुछ बच जाएगा। राइट? तो आप जब कोई चीज करें तो उसकी फ्यूचर प्लानिंग सोच के करें, और यही इस शो का मकसद है कि आपको हम एजुकेट करें कि आप जब निर्णय लेने लगे तो उससे पहले आप पे जानकारी हो कि मेरे पे क्या क्या ऑप्शंस हैं और ये ऑप्शन मेरे लिए कितना जरूरी और फायदेमंद हो सकता है। तो आप जब भी अपने फ्यूचर के लिए कोई डिसीजन लेते हैं तो जैसा कि सर ने बोला कि प्रेजेंट में एक बार सोच कर चलें कि किस तरीके से आपका जो डिसीजन है वो फ्यूचर में इफेक्ट करेगा आपको और आपके परिवार वालों को। सर, एलएलपी पर हमने बातचीत करी, एक बार सर मैं चाहूंगी आप दर्शकों को थोड़ा सा और विस्तार से समझा दीजिए कि एलएलपी एग्जैक्टली है क्या और मतलब किस तरीके से काम करता है, क्या है इसका, एलएलपी का फुल फॉर्म क्या है? एलएलपी का फुल फॉर्म है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। दो तरीके की पार्टनरशिप होती है, एक होती है नॉर्मल पार्टनरशिप जो आप रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप करते हैं, एक तरीका और है लिमिटेड लायबिलिटी, एक एंटिटी और बना सकते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जो नॉर्मल पार्टनरशिप है उसका एक सबसे बड़ा नुकसान क्या है, राइट? मैंने एक पार्टनरशिप डीड बनाई, उसको रजिस्टर करा लिया या रजिस्टर कर दिया, नोटरी कराया और बैंक में खाते खोल लिए। अब इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब क्या हुआ, हम दोनों ने एक बिजनेस शुरू किया, मेरे और मेरे पार्टनर ने, बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई और देनदारी आ गई। अब जो क्रेडिटर है या लेनदार है या सप्लायर है, उन पे ऑप्शन है हम दोनों में से किसी से भी कितने भी पैसे ले सकता है और वो पैसे सीमित नहीं है जो पैसा बिजनेस में है उस तक। मेरी सारी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर भी वो अपने पैसे वसूल कर सकता है। इस प्रॉब्लम को दूर किया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसमें उन्होंने कहा पार्टनर की लायबिलिटी सीमित है उस पैसे तक जो आपने बिजनेस में लगाए और उसके ऊपर की कोई लायबिलिटी नहीं। तो मैंने और मेरे पार्टनर ने मिलकर 25-25 लाख रुपए एक बिजनेस में लगाए, बिजनेस फेल हो गया, तो हमारी लायबिलिटी कितनी है, उस 25 लाख रुपए तक है। मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी इससे दूर हो गई। हाँ, ये बात अलग है, मैंने बैंक से लोन लेते हुए पर्सनल गारंटी दे दी तो मैंने वो लिमिटेड लायबिलिटी को तोड़ दिया, वो अलग बात है। पर जनरली सप्लायर्स के पास ये ऑप्शन नहीं होगा जो उन्होंने माल सप्लाई किया है उनपे कि वो लिमिटेड लायबिलिटी को तोड़कर आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी ले, अनलेस वो फ्रॉड वगैरह कोई आपको प्रूव कर पाए। तो हम हमेशा कहते हैं अगर आपको पार्टनरशिप बनानी भी है तो लिमिटेड लायबिलिटी बनाइए, क्योंकि उससे आपको कुछ सुरक्षा मिलती है कुछ हद तक, जो कि एक नॉर्मल पार्टनरशिप में नहीं मिलती, राइट? तो इट्स अ बेटर फॉर्म, राइट? और इसके कंप्लायंस जो है, जो रेगुलेटरी कंप्लायंस है, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से कम है। तो कई लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से नहीं कहते कि यार इसमें बहुत सारे रेगुलेटरी वो है, रेगुलेशंस वगैरह है, सीए रखना पड़ेगा, वो कंप्लायंस मेंटेन करेगा, ये सब है। पर जो एलएलपी है उसमें कंप्लायंस कम है। एक तीसरा फायदा है ना, जो आपको विचार करना चाहिए जब आप इस डिसीजन पे आए, क्या मुझे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलनी चाहिए या एलएलपी खोलनी चाहिए, और वो है टैक्सेशन का। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सपोज 100 रुपए का फायदा हुआ और 30 रुपए उन्होंने टैक्स दे दिया, इनकम टैक्स कंपनी ने। अब ये 70 रुपए जो बचा, अगर ये शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर करते हैं तो उसे कहते हैं डिविडेंड, और डिविडेंड दोबारा टैक्सेबल हो जाता है इन द हैंड्स ऑफ द रिसीवर। यही टैक्स का कानून है। पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या पार्टनरशिप में 100 रुपए का फायदा हुआ, 30 रुपए आपने टैक्स दिया, और पर ये 70 रुपए जब पार्टनर्स के हाथ में गया तो ये टैक्स फ्री है। तो अगर आप चाहते हैं कि टैक्स का बचाव हो, लायबिलिटी सीमित हो जाए, तो मे बी एलएलपी और कंप्लायंस कम हो, तो एलएलपी इज अ वेरी गुड ऑप्शन टू एक्सप्लोर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। बात अब करते हैं थोड़ी सी हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के ऊपर। सर, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के कर्ता के रूप में क्या पूरी एचयूएफ संपत्ति को अपनी वसीयत में भी शामिल नहीं कर सकते हैं वो लोग? इसे संभालने का सही तरीका क्या होता है? और नहीं, तो पहली बात तो कर्ता कौन है? एक एचयूएफ में कर्ता की जो
हैसियत है लीगली, वो है एज मैनेजर। तो क्या एक मैनेजर अपनी कंपनी के सारे एसेट्स अपनी वसीयत में शामिल कर सकता है? नहीं। पहली चीज तो आप मानिए, कर्ता एज कर्ता उस पे कोई भी एसेट विल में डालने का राइट नहीं है। पर कर्ता होता कौन है? एल्डेस्ट को पार्टनर इज द कर्ता। हमने अपने पहले भी शोज में बोला कि एक एचयूएफ में दो तरीके के सदस्य होते हैं, एक होते हैं को पार्टनर, एक होते हैं मेंबर। को पार्टनर कौन है? को पार्टनर वो व्यक्ति हैं जिनका इस एचयूएफ से या इस फैमिली से खून या एडॉप्शन का रिश्ता है, मतलब दिया ब्लड बच्चे हैं या एडॉप्ट हुए बच्चे हैं, वही को पार्टनर बनेंगे। जिनका शादी से रिश्ता है वो मेंबर बनेंगे, और एल्डेस्ट को पार्टनर कर्ता बन जाते हैं। और एचयूएफ में को पार्टनर और मेंबर में जो बेसिक फर्क क्या है कि को पार्टनर एचयूएफ का पार्टीशन मांग सकते हैं, मेंबर पार्टीशन नहीं मांग सकता कि मुझे मेरा हिस्सा दो, ये बात मेंबर नहीं कह सकता। पर अगर पार्टीशन हुआ तो जितना हिस्सा को पार्टनर को मिलेगा उतना ही मेंबर को मिलेगा, ये लॉ कहता है। अब इसका मतलब हुआ मेरा एक डिफाइंड शेयर है एज मेंबर और को पार्टनर इन अ एचयूएफ। मैं उस डिफाइंड शेयर की विल बना सकता हूं। तो मैं अपनी विल में लिख सकता हूं कि मेरी ऐसी एचयूएफ में मैं को पार्टनर या मेंबर हूं, मेरा जितना हिस्सा है इस एचयूएफ में जो भी है वो मैं अपनी मृत्यु के बाद इस व्यक्ति को दे रहा हूं। और ये जो व्यक्ति है ये फैमिली मेंबर भी हो सकता है, नॉन फैमिली मेंबर भी है, जिसको आप दे रहे हो उस पर कोई बात दे नहीं है। एचयूएफ में जो हिस्सा है, प्लीज अंडरस्टैंड, वो हिस्सा स्टैटिक नहीं है, वो सेम नहीं रहता, वो बदलता रहता है। अगर बच्चा पैदा हो गया, हिस्सा कम हो गया, शेयर होल्डर ज्यादा हो गए, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो हिस्सा बढ़ गया। तो आपको लिखना पड़ेगा जो भी हिस्सा हो मेरी डेथ के बाद वो मैं इस रेशियो में या इस व्यक्ति को देना चाहता हूं। इसीलिए हमने कहते हैं एचयूएफ में आप पूरी एचयूएफ प्रॉपर्टी का आप विल नहीं बना सकते, पर अपने हिस्से की विल जरूर बना सकते। ठीक है, अपने हिस्से की विल मतलब एचयूएफ में हिंदू अनडिवाइडेड में आप बना सकते हैं। सर एक चीज़ और, वसीयत बनाते समय कई लोग मानते हैं कि उन्हें अपनी सारी इच्छाएं संपत्तियों को शामिल कर देना चाहिए अपनी विल में, लेकिन जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं हमेशा ये चीज़ सही नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें जो आपको एक्सक्लूड करके भी रखनी चाहिए। सर किसी विल में क्या जॉइंट वेंचर जैसी कोई चीज़, जॉइंट ओनरशिप जैसी कोई चीज़ ऐड की जा सकती है? पहले बहुत समझते, लॉ कहता है कि एनी एसेट विच इज जॉइंटली ओन्ड इज इक्वली ओन्ड। तो मेरे पास एक बैंक अकाउंट है 10 लाख रुपए का, आइदर सर्वाइवर बेसिस में मेरी और मेरी वाइफ के साथ। तो लॉ के हिसाब से 5 लाख मेरे हैं इसमें, 5 लाख मेरी वाइफ के, और मैं अपने 5 लाख रुपए अपनी विल में शामिल कर सकता। मैं क्या निर्देश देता हूं अपने विल में कि मेरे 5 लाख रुपए या मेरे जो भी इस अकाउंट में मेरा शेयर है, जो हिस्सा है, वो मेरी मृत्यु के बाद इसको जाएगा। मतलब जैसे कि सर आपने शुरू में बताया था कि जो भी जॉइंट चीजें हैं उन्हें हम मेंशन नहीं कर सकते विल में, लेकिन अब जैसा कि आप बता रहे हो कि जो अपना वाला हिस्सा है उस जॉइंट में से उसे मेंशन कर सकते हैं। आगे उसी को मेंशन कर सकते, पूरे 10 लाख को मेंशन नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि मेरा एक हिस्सा है वो डिफाइंड है, विच इज इक्वल टू व्हाट माय अदर पार्टनर है, राइट? ऐसे ही जॉइंट प्रॉपर्टीज, और आपने एक रियल एस्टेट जॉइंटली खरीदी है तो लॉ क्या एज्यूम करता है 50% आपकी, 50 उसकी है। 3 जनों ने मिलकर खरीदी है तो 1/3 हर एक की है। अपना हिस्सा अपनी विल से किसी को भी दो, दूसरे का हिस्सा तो आपको देने का अधिकार ही नहीं है ना। ठीक है, तो इस वजह से जो है आप कोई भी जॉइंट प्रॉपर्टी हो गया या फिर कोई भी जॉइंट इस तरीके की एसेट है उसको आप अपनी विल में मेंशन नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक सवाल और लेते हैं फटाफट से और दर्शकों के। मनीता भल्ला के सवाल पे चलते हैं, चंडीगढ़ से इन्होंने हमें सवाल भेजा है। कह रही हैं एलएलपी के जरिए मेरे पास ऐसी कई एसेट्स हैं जिन्हें मैं अपनी बिजनेस पार्टनर्स के साथ मैनेज करती हूँ, अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे बाद ये एसेट आसानी से ट्रांसफ़र हो जाएं, इसका सही तरीका क्या है? क्या ये एसेट्स मुझे अपनी वसीयत में शामिल करनी चाहिए? सर आपकी क्या सलाह रहेगी मनीता जी को? नहीं, अब एलएलपी के अंदर जो एसेट्स हैं वो आप अपनी विल में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि उसका ओनर कौन है? एलएलपी, आप नहीं हो।
आप अपने शेयर्स जो है एलएलपी में वो उसको ट्रांसफर कर सकते हो किसी को भी अपनी डेथ के बाद। आप वनिता जी, आप समझिए फर्क क्या है। जो चीज कंपनी की ओनर, टाइटल किसके नाम है, एलएलपी या कंपनी के नाम, तो ये आपकी विल का पार्ट कैसे बन सकती है? आपके नाम टाइटल क्या है उस कंपनी का या उस एलएलपी का, जो आपके शेयर्स है, उसकी आप वसीयत बना सकते हो। और इस एलएलपी के जो शेयर्स हैं, एक और ऑप्शन है आपके पास, आप ट्रस्ट में भी डाल के जा सकते हो कि मेरे बाद शेयर होल्डर जो बन जाएगी वो ट्रस्ट बन जाएगी, या विल बना सकते हो इस एलएलपी के शेयर्स का, ट्रस्ट को अपने लाइफ टाइम में ट्रांसफर कर सकते हो ट्रस्ट में। और फिर आप बता सकते हो, निर्देश दे सकते हो कि इन शेयर्स के एवज में या इसकी वजह से कंट्रोल ये लोग करेंगे बिजनेस को, और ओनरशिप इन लोगों की होगी। जनरली कंट्रोल लोग प्रोफेशनल्स को दे देते हैं और ओनरशिप अपने बच्चों को दे देते हैं। आप वो चीज सेपरेट कर सकते हो। राइट, हमने बहुत बार देखा है कि आपके दो बच्चे हैं, उनमें से एक बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है, एक बिजनेस करने में इंटरेस्टेड नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि आपकी मृत्यु के बाद ओनर तो दोनों बन जाएंगे। या तो आप एक को एक्सक्लूड करो ओनरशिप से, विच मोस्ट पेरेंट्स डोंट लाइक, या आप इस एसेट्स को, इस कंपनी के शेयर्स को एलएलपी में डालो और कहो कि ओनर तो दोनों बच्चे हैं, पर मैनेज ये वाला बच्चा करेगा, और जो बच्चा मैनेज करेगा उसको ये अधिकार होंगे और ये चीजें उसको दूसरों की सहमति से करनी पड़ेगी। तो आप वो जो कंट्रोल ऑफ बिजनेस है और ओनरशिप ऑफ बिजनेस है, उसको सेपरेटली रेगुलेट कर सकते हो व्हेन एन प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट ओन्स अ एलएलपी और अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शेयर्स। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ज्योति चौहान के सवाल पे चलते हैं, जयपुर से। बच्चों को लेकर शायद इनका कंसर्न है। कह रही हैं मेरे 3 बच्चे हैं जिन्हें मैं उनकी ज़रूरत और परिस्थितियों के आधार पर अलग अलग चीज़ें सौंपने की योजना बना रही हूँ। किसी भी गलत फहमी से बचने के लिए अपनी वसीयत में अपने कारणों को समझाने के बारे में सोच रही हूँ। मेरे लिए अपने फैसले के बारे में बताने का सबसे अच्छा जरिया क्या हो सकता है? जनरली मैं कारण बताने का ज्यादा सपोर्ट नहीं करता ट्रस्ट में, ट्रस्ट या विल में, क्योंकि आपकी संपत्ति, आपकी इच्छा आप दे रहे हो, किस कारण से दे रहे हो ये बताना जरूरी थोड़ी है। भाई कल को लोग उस कारण को चैलेंज करने लगेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। आपकी संपत्ति है, आपको पूरा अधिकार है, किसी को भी दो, आपको ये इसको दे रहा हूँ, ये इसको दे रहा हूँ, ये इसको दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा विवेक यही कहता है। बहुत बढ़िया चीज है। पर आप कहोगे कि मैं बड़े बेटे को इसलिए दे रहा हूँ, छोटे को इसलिए नहीं दे रहा, या ये वाली चीज इसको इसलिए दे रहा हूँ, अब उस चीज, वो जो कारण है उसको लोग उसको चैलेंज करना शुरू कर देंगे। तो मैं बहुत ज्यादा जनरली इसका बहुत ज्यादा एडवाइजर नहीं हूं कि आप कारण बताएं। राइट, आप जिसको देना चाहें, जिस जैसे देना चाहें, जिस चीज को देना चाहें, जिस तरह से देना चाहें, जिस समय देना चाहें, सीधे विल में लिखिए। राइट, उसको उसको एक्सप्लेन करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है लीगली, और ये लीगल कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है अगर आप कारण बताना शुरू करते हैं अपनी विल में या ट्रस्ट में। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे। प्रज्ञा बिष्ट का देहरादून से सवाल है। ये कह रही हैं कि मेरा तलाक हो चुका है और मेरे 2 बच्चे हैं। मैं अपनी संपत्ति और पैसे अपने पूर्व पति और अन्य लोगों से बचाना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मेरे लिए HUF और फैमिली ट्रस्ट में से क्या बेहतर रहेगा? सर, डाइवोर्सी अगर कोई है तो फिर उसे क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? उनको प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनाना चाहिए। राइट, HUF भी इससे आपको नहीं बचा सकता और विल भी आपको इससे नहीं बचा सकती, ट्रस्ट बचा सकती है। ओके, ट्रस्ट में आप बता सकते हो कि मेरे बाद संपत्ति इसको मिले और इसके कंट्रोल में रहे, और आप बता सकते हो किसको ना मिले और किसका कंट्रोल कभी नहीं आए। अगर आप अपने एसेट्स को अपनी मृत्यु के बाद कंट्रोल करना चाहते हो, उनका यूसेज, उनका उनका अधिकार, उनका बेचना खरीदना, किसको मिले, कैसे मिले, कब मिले, किस परिस्थिति में ना मिले, किस परिस्थिति में ज्यादा मिले, वो सारी चीजें आप ट्रस्ट में कर सकते हो, विल में नहीं कर सकते। विल में एक बार संपत्ति ट्रांसफर हो गई तो जो संपत्ति का मालिक है उसको पूरा अधिकार है वो कैसे भी इसको कंज्यूम करे। अगर आपके बच्चे माइनर है या मेजर है, माइनर है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपने बच्चों को, देखिए मैं बार बार कहता हूं, यू कैन डाइवोर्स योर स्पाउस
बट नॉट योर चिल्ड्रन। आप तलाकशुदा तो हैं, पर बच्चे अभी भी आपके बच्चे हैं, चाहे उनकी कस्टडी आपके हस्बैंड के पास ही हो। आपकी मृत्यु के बाद आपके बच्चे इस संपत्ति के ओनर बन जाएंगे। अच्छा, आप विल से हो सकता है उनको ओनर बना ही दे। अब प्रॉब्लम क्या है, ये बच्चे माइनर हैं सपोज, तो इनका नेचुरल गार्डियन इनका फादर है। चाहे बच्चे आपके पास भी हैं तो भी नेचुरल गार्डियन फादर है। तो जो फादर हैं, जो आपके एक्स हस्बैंड हैं, उनके पास इनडायरेक्ट वे से इन एसेट्स का कंट्रोल आ जाएगा जो आपके बच्चों के लिए, और शायद आप ये नहीं चाहोगे। तो इसको प्रिवेंट करने का तरीका क्या है? इसको प्रिवेंट करने का तरीका ये है कि मैं जीते जी एक ट्रस्ट बनाऊं, अपने जीते जी जितने एसेट्स मैं ट्रस्ट में ट्रांसफर कर सकती हूं मैं कर दूं, अपनी विल उसके बाद ट्रस्ट के फेवर में बनाऊं। जब तक मैं जीवित हूं मैं डिसाइड करूं किसको क्या मिलेगा, और अपनी मृत्यु के बाद मैं ट्रस्ट में निर्देश करूंगा कि ये पैसे मेरे बच्चों को देना, और ये व्यक्ति देगा जिसको भी आप ट्रस्ट करते हो। अब बच्चे मेजर हो गए तो बच्चों को भी आप ट्रस्टी बना सकते हो। और कौन कौन इस ट्रस्ट में दखल नहीं दे सकता उसकी भी लिस्ट डाल दो। मेरे इन लॉज नहीं दे सकते, मेरे हस्बैंड नहीं दे सकते, है ना, मेरे करंट स्पाउस नहीं दे सकते अगर आपने दोबारा शादी कर ली। तो उस तरीके से आप इसे निर्देश दे सकते हो और वो निर्देश का पालन होगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट ट्रस्ट का ये है कि आपके निर्देश आपकी मृत्यु के बाद भी उनका पालन करना अनिवार्य है ट्रस्टी पे, जिससे कि ये सुरक्षित तरीके से उस व्यक्ति तक पहुंच जाए जिसको आप ये देना चाहते हैं। ठीक है सर। चलिए आज के शो के लास्ट कॉलर का भी सवाल ले लेते हैं। राजेंद्र गुप्ता प्रयागराज से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं अगर मेरे पिताजी ने HUF बनाते समय सभी बच्चों के नाम नहीं जोड़े हैं, जिन बच्चों का नाम डीड में शामिल नहीं है, क्या वो को पार्टनर बन सकते हैं? सर ऐसी स्थिति में क्या कहता है जो लॉ है? गुप्ता जी, क्या आपको पता है हिंदू बच्चा अपनी माँ के कोख में ही को पार्टनर बन जाता है। उसका पैदा होना जरूरी नहीं है कि उस टाइम पैदा हुआ हो। हाँ, डेथ के बाद 9 महीने में पैदा हो गया तो मान लेंगे कि वो उस टाइम उस कंसीव हो चुका था। आपके पिता के पास ये अधिकार ही नहीं था किसको ऐड करें किसको माइनस करें। ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, या मैं कहूंगा जन्म से पूर्व का अधिकार है कि आप उस HUF में जो आपके पिता ने बनाई हो या आपके दादा ने बनाई हो उसके आप पार्ट हैं। डीड से कोई फर्क नहीं पड़ता। डीड तो बेसिकली एक तरीका है अकाउंट खोलने का या पैन कार्ड अप्लाई करने का। तो आप बिल्कुल भी निराश ना होए। जिन बच्चों का नाम HUF में शामिल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता शामिल नहीं है, वो ऑटोमेटिकली शामिल हो जाता है और वो ऑटोमेटिक को पार्टनर्स है, और उनका वही राइट है जो एक को पार्टनर का है जिसका नाम उसमें डीड में डाला हुआ है। ठीक है सर। चलिए आज की हमारी चर्चा जो है मुझे लगता है बेहद दिलचस्प रही। किस तरीके से विल में क्या क्या चीज़ें हैं आप ऐड नहीं कर सकते, नहीं करनी चाहिए आपको, जिसकी वजह से आगे जाके अड़चन आ सकती है। इसके अलावा भी सर ने बहुत सारी चीज़ें समझाई। हमारे दर्शकों के जो सवाल है उसका भी सर ने अच्छे से मार्गदर्शन किया। सर एक आखिर सवाल मेरा ये रहेगा, अगर किसी वसीयत में शामिल सर जो दोनों विटनेस हैं उनका निधन हो गया है तो इस स्थिति में अब क्या होगा? अब अगर ये जो निधन है ये जिसने वसीयत बनाई है उसके जीवन काल में ही हो जाए तो आइडियली उसको नई विल बनानी चाहिए और नए विटनेस ऐड कर देनी चाहिए। और विटनेस हमेशा यंगर और हेल्दियर पीपल को बनाना चाहिए अपने से, जिसके ज्यादा चांसेस हो आपके बाद जीवित होने के लिए। बट डेथ इज स्टिल अनसर्टेन, वो हो सकती है, राइट। तो अगर आपके लाइफ टाइम में विटनेस की डेथ हो गई, मैं आप तो दोनों की बात करो, मैं कह रहा हूँ एक की भी डेथ हो गई तो विल नहीं बना दो, राइट। पर सपोज ये जो डेथ है वो आपकी डेथ के बाद हो गई हो या अब वो समय निकल चुका हो, आप इस लायक ही नहीं है कि विल बना सकते हो, क्योंकि आप इनकैप्सुलेट या कुछ और हो गया आपके साथ। ऐसी स्थिति में इन जो विटनेस हैं इनके सिग्नेचर्स को मैच कराया जाएगा बाय हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, जिससे कि प्रूव हो सके कि इन्होंने आपको साइन करते हुए देखा कि आपकी विल सही है या नहीं। तो इससे विल डिसअलाउ नहीं होती, पर उसको प्रूव करने का तरीका थोड़ा सा टफर हो जाता है।
नहीं तो विल स्टिल वैलिड। ठीक है सर। चलिए, आज की चर्चा बहुत ही अच्छी रही। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, बहुत कुछ चीज़ें हमें जानने को मिली दीपक सर से। सर बहुत बहुत शुक्रिया आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद है आप इसी तरीके से जो है तमाम चीज़ों पर, स्टेट प्लानिंग पर हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए, तो देखा आपने, सही एस्टेट प्लानिंग ना सिर्फ आपकी संपत्ति को सुरक्षित करती है, बल्कि आपके परिवार का जो भविष्य है उसको भी बचाती है। आप विवादों से आपके परिवार के मेंबर्स को बचा कर रखती है। याद रखें, सही वसीयत वही है जिसमें ना कुछ ज़्यादा लिखा जाए और ना कुछ कम छोड़ा जाए। अगले हफ्ते आपसे मिलेंगे तब क्या होगा में। किस टॉपिक पर आप चर्चा देखना चाहते हैं, हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। साथ ही शो के कमेंट सेक्शन में भी आप ये लिख सकते हैं। आपको शो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।